Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd March 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about right to reply at UNHRC. So this topic is important from our syllabus GS paper 2 international institutions point of view. सबसे पहले समझ लेते हैं इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में। नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इट्स अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी एंड इट्स मेन गोल इज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसको बनाया गया था साल 2006 में। उसके पहले एक बॉडी हुआ करती थी यूनाइटेड नेशंस की, ओवरऑल एक ग्लोबल बॉडी हुआ करती थी कमीशंस ऑन ह्यूमन राइट्स। उसको रिप्लेस करके बनाया गया यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल साल 2006 में। बट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के भी जो रिजोल्यूशंस हैं दे आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर। किसी भी वक्त यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर 47 मेंबर कंट्रीज होते हैं एंड दीज 47 मेंबर कंट्रीज आर इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर 193 मेंबर कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन है और ये फिर मेंबर कंट्रीज आपस में से 47 कंट्रीज को चुन करके भेजते हैं। तो किसी भी वक्त 47 कंट्रीज को ही रिप्रेजेंटेशन मिलता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। और एक बार अगर कोई कंट्री चुना जाता है तो उसको 3 साल की मेंबरशिप मिलती है और कोई भी कंट्री 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स पा सकता है ऑफ 3 इयर्स, लेकिन 2 से ज्यादा कंजिक्यूटिव टर्म्स अलाउड नहीं है। और मेंबरशिप ऐसे दी जाती है, कोशिश की जाती है कि जो 47 मेंबर कंट्रीज हैं वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हों, तो स्टैगर्ड तरीके से किसी एक रीजन में कंसंट्रेटेड ना हो मेंबरशिप, स्टैगर्ड तरीके से मेंबरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ये कोशिश की जाती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर। इसका जो ऑफिस है इट इज इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। जैसा कि मैंने आपको फंक्शन बताया, यूएनएचआरसी का मेन फंक्शन है कि वर्ल्ड वाइड अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं कहीं तो उसको इन्वेस्टिगेट करे और उस पर फिर रिपोर्ट्स भेजता है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अगर कोई सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं तो। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर अलग अलग थीमेटिक डिस्कशंस होते हैं ऑन ह्यूमन राइट्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी या फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड असेंबली कितनी अलाउड होनी चाहिए, इन सब पे चर्चा होती है और इसके बेसिस पे फिर दुनिया के अलग अलग मेंबर कंट्रीज को सजेशंस भेजे जाते हैं कि दिस मच ऑफ ह्यूमन राइट्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड इन द रिस्पेक्टिव टेरिटरी। बट आई टोल्ड यू द रिजोल्यूशंस आर नॉन बाइंडिंग। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे जो भी रिजोल्यूशन पास होता है इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल द मेंबर कंट्रीज आर बाउंड टू फॉलो इट। इट इज अ काइंड ऑफ सजेशन या रिकमेंडेशन। भारत की अगर बात की जाए तो आपको जैसे मैंने बताया कि 3 साल की मेंबरशिप एक बार में मिल सकती है। तो इंडिया को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए चुना गया साल 2019 में फॉर 3 इयर्स, 2019, 20 एंड 21। 21 के एंड में इंडिया को वापस से 3 साल के टर्म के लिए चुन दिया गया, 2022, 23 और 24 के लिए। तो इंडिया अपना दूसरा कंजिक्यूटिव या दूसरा टर्म अभी एंजॉय कर रहा है एट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और इसके बाद 2024 के बाद इंडिया वांट बी एलिजिबल फॉर हैविंग सेशन और मेंबरशिप एट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन सक्सेशन, क्योंकि 2 ही बार मैक्सिमम 3-3 साल का टर्म अलाउड होता है, उसके बाद इंडिया को ब्रेक लेना होगा। एंड करेंटली इंडिया की जो मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर इट इज इंडियाज 6th टर्म। अब करंट मुद्दे पे आते हैं। देखिए ये जो न्यूज़ है ये कोई नया न्यूज़ नहीं है, अक्सर ऐसी खबरें आती ही रहती हैं। टर्की एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान तो आपको पता है कि उसका वन ऑफ द प्रिंसिपल फॉरेन पॉलिसी है टू ब्रांड इंडिया एज एन एंटी इस्लाम कंट्री एंड अ कंट्री विच वायलेट्स ह्यूमन राइट्स स्पेशली ऑफ पीपल फ्रॉम इस्लामिक कम्युनिटी। ये पाकिस्तान का गोल है और पाकिस्तान को इस मोटिव में काफी हद तक सपोर्ट करता है टर्की, क्योंकि टर्की भी हाल फिलहाल में इनके मौजूदा प्रेसिडेंट के लीडरशिप में थोड़ा रेडिकल इस्लामिस्ट होता जा रहा है। तो टर्की एंड पाकिस्तान पहले भी ऐसा कर चुके हैं, ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे भी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, और यूएनएचआरसी में भी पहले ऐसा कर चुके हैं। फिर से उन्होंने मुद्दा उठाया कि भारत जम्मू और कश्मीर के अंदर
ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, स्पेशली अगेंस्ट द पीपल फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। ऐसा बात एलिगेशन लगाया कश्मीर के अंदर पाकिस्तान और तुर्की ने इंडिया के ऊपर इन द ऑनगोइंग 55th ह्यूमन राइट्स काउंसिल मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। रिस्पॉन्स में इंडिया एक्सरसाइज्ड इट्स राइट टू रिप्लाई। तो मुझे लगता है कि जो भी बातें मैंने अभी तक बताई यूएनएचआरसी के बारे में, 47 मेंबर कंट्रीज, 2 बार का टर्म, ये हम पहले भी देख चुके हैं। लास्ट ईयर भी हमने एनालिसिस किया था तो देखा ही था। ये पाकिस्तान और टर्की ऐसा करते रहते हैं, बट एक नई बात इस डेवलपमेंट से सीखने को मिली कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है राइट टू रिप्लाई, कि अगर किसी भी देश के ऊपर कोई एलिगेशन लगता है तो उस मेंबर कंट्री के पास अधिकार है, राइट है रिप्लाई बैक करने का। और भारत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए इंडिया के तरफ से इंडिया फर्स्ट सेक्रेटरी एट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ए अनुपमा सिंह ने कहा कि डोंट पे अटेंशन टू सच कंट्रीज हु आर देमसेल्फ सोक्ड इन रेड। तुम तो खुद इतना टेररिज्म फैलाते हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कराते हो, तुम्हारा क्या स्टैंड है पाकिस्तान के लिए, तो खासकर उन्होंने कहा। And India also warned Turkey and Pakistan that Jammu and Kashmir is an internal matter of India, so you please keep out of it. And such allegations are purely misplaced, no substance involved at all. So, right to reply at United Nations Human Rights Council. United Nations Human Rights Council 47 member country है, UN body है, elected by 193 members of United Nations. 3 year का टर्म होता है, मैक्सिमम 2 consecutive term allowed. India is enjoying its second term at United Nations, second term in a consecutive manner at United Nations Human Rights Council. Overall, this is India's sixth term. Aim क्या है? To prevent human rights violation and discuss human right issues. 2006 में लाया गया by replacing Commission on Human Rights and it is located in Geneva, Switzerland. Recent issue, Pakistan and Turkey raised the issue of human rights violation in Jammu and Kashmir, and India replied that these allegations are baseless. And India's reply was by using its right to reply at United Nations Human Rights Council. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about International Big Cat Alliance. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. इस कॉन्सेप्ट को दिया था लास्ट ईयर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर. The Project Tiger was launched in 1973, right? After that, Stockholm Conference, that was world's first major conference with respect to environment protection. तो उसके जब 50 साल पूरे हुए तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैसूर के अंदर एक सेलिब्रेशन के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि दुनिया के कंट्रीज को मिल करके, वर्ल्ड कंट्रीज को मिल करके एक इस तरीके का अलायंस बनाना चाहिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. एंड द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाज टू focus on conservation of 7 big cats: lion, tiger, cheetah, jaguar, leopard, puma and snow leopard. अगर इन 7 बिग कैट्स की बात की जाए तो उसमें से 5 भारत के अंदर मिलते हैं, जैगुआर और पूमा भारत के अंदर नहीं मिलते. ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने की बात हुई, इसमें प्रपोजल दिया गया कि 97 कंट्रीज जिनके देशों में, जिनके टेरिटरी में ये एनिमल्स, इनमें से कोई एक भी एनिमल मिलता है, दे शुड बी द एक्टिव मेंबर ऑफ दिस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. these 97 countries plus any other member country or organization who wants to be part of international big cat alliance, then they are also welcome. Overall goal was to increase mutual cooperation for protection and conservation of these species. तो पिछले साल अनाउंस किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने. अब करंट डेवलपमेंट ये है कि यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस किया है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए भारत सरकार 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी इन कमिंग 5 years फ्रॉम 2023 टू 2028. और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर भारत के अंदर बनाया जाएगा. अगले 5 सालों में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए इतना खर्चा किया जाएगा और मेंबर कंट्रीज को इन्वाइट किया जाएगा. बाकी अभी तो 97 को भारत ने प्रपोज किया है कि 97 को मेंबर होना चाहिए, लेकिन अभी सबने ज्वाइन किया नहीं है. तो धीरे धीरे इंडिया विल इनवाइट दीज कंट्रीज टू बी पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. मौजूदा टाइम में 16 नेशंस, ये हैं 16 देश, अर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान जैसे देश, हु हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज बिग कैट अलायंस. और
इंटरनेशनल रिलेशंस में मान लीजिए कभी आप इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जिक्र करना चाह रहे हो, इंडिया की अलग अलग तरह की डिप्लोमेसी, तो उसमें आप कह सकते हैं कि दिस डिप्लोमेसी कैन बी कंसिडर्ड एज इंडियाज ग्रीन डिप्लोमेसी। जैसे कैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी आप लिखते हैं, तो इंडिया इज एस्पायरिंग टू बिकम और इस्टैब्लिश इट्स पोजीशन एज विश्व गुरु। तो हमें विश्व गुरु अगर बनना है तो सिर्फ इकोनॉमी या मिलिट्री पे फोकस नहीं करना होगा। वी विल हैव टू लुक टू फॉरवर्ड टू लीड द कंट्रीज, वर्ल्ड कंट्रीज इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन डिप्लोमेसी हो गया, ग्रीन डिप्लोमेसी हो गया, ये सब सॉफ्ट पावर, योगा, इंटरनेशनल योगा डे एंड ऑल, तो योगा डिप्लोमेसी, ये सब अलग अलग डायमेंशन है इंडिया के डिप्लोमेसी के। तो वहां पे आप ग्रीन डिप्लोमेसी मेंशन करके इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लिख सकते हैं। बिग कैट अलायंस लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी 2023 एट मैसूरू ओकेजन था 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। जो 7 बिग कैट्स जिन पे फोकस रहेगा बिग कैट अलायंस में, वो है लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा एंड जैगुआर। इनमें से पूमा और जैगुआर जो है दे आर नॉट फाउंड इन इंडिया। मेंबरशिप इज ओपन टू 97 कंट्रीज हु हैव दीज एनिमल्स एंड अदर इंटरेस्टेड कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो वेलकम। रिसेंटली अनाउंस किया गया यूनियन कैबिनेट द्वारा 150 करोड़ खर्च किए जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को सेटअप किया जाएगा इंडिया के अंदर, विच कुड बी कंसिडर्ड एज इनिशिएटिव अंडर इंडियाज ग्रीन डिप्लोमेसी। 16 countries have expressed their willingness to join International Big Cat Alliance. On basis of this topic, this is the prelims practice question. Please attempt this question and submit the answer in the comment section. This topic is about 3 semiconductor manufacturing units in India. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. Also important for GS paper 5 Assam economy. देखिए, semiconductors are known as heart of modern electronics industry. They are the central aspect of fourth industrial revolution. Robotics and AI के लिए semiconductor, they help in storing information and data. So semiconductor are the core central aspect of the fourth industrial revolution. तो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में दुनिया के जो लीडिंग कंट्रीज हैं जैसे ताइवान, जापान, यूएस भी है, आजकल चाइना भी इमर्ज हो रहा है, तो इंडिया डज नॉट वांट टू लैग बिहाइंड। इसीलिए इंडियन सरकार ने, यूनियन कैबिनेट ने 3 मेजर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स को भारत के अंदर इस्टेब्लिश करने का फैसला किया है। भारत सरकार डायरेक्टली नहीं करेगी, पर भारत सरकार इसमें फैसिलिटेट करेगी, असिस्ट करेगी। बट दीज 3 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स विल बी established इन इंडिया बाय टाटा ग्रुप। इसके लिए टोटल 1.26 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये जो 3 यूनिट है उनमें से 2 आ रहे हैं गुजरात में। एक आ रहा है गुजरात के धोलेरा में, जहां पे सेमीकंडक्टर्स को फैब्रिकेट किया जाएगा, बनाया जाएगा। उसमें लगभग अकेले 91,000 करोड़ खर्च होंगे। और ये जो डोलेरा गुजरात में आ रहा है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, this is being established by Tata Group in collaboration with PowerChip, which is a Taiwan-based company. दूसरा, सेमीकंडक्टर असेंबली यूनिट आएगा गुजरात के सानंद में। इसको भी टाटा ग्रुप लाएगी इन एसोसिएशन विथ सीजी पावर, विथ जापान रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्प एंड स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ थाईलैंड। सो वी विल हैव टू वंस चेक कि ये जो दूसरा सानंद वाला यूनिट है इसमें टाटा ग्रुप का क्या रोल है। आई विल चेक वंस अगेन, बट पहला तो टाटा ग्रुप ला रहे हैं। और तीसरा जो एपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है असम के लिए, वो है सेमीकंडक्टर यूनिट इन मोरेगांव असम एट जागी रोड। अगेन दिस इज अ सेमीकंडक्टर असेंबली यूनिट जहां पे असेंबल किए जाएंगे सेमीकंडक्टर्स को। इट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय टाटा ग्रुप वंस अगेन। इसके लिए आसाम ट्रिब्यून में तो आया था कि 25,000 करोड़ का प्लांट आ रहा है, लेकिन आज फिर जब भारत सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट आया है तो इसमें बताया गया कि 27,000 करोड़ का ये प्लांट होगा जो असम के मौरीगांव में आ रहा है। तो ये बोर्ड वर्क है, आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करना है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया, 3 प्लांट्स अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, 1.26 लाख करोड़ होंगे इसमें खर्च, गुजरात के अंदर धोलेरा और सानंद में। हमें बस देखना है कि जो सानंद वाला प्लांट है इसको मैं एक बार देख लूंगा, उसमें टाटा ग्रुप का क्या रोल है। बाकी तो ढोलेरा और जागी रोड वाले में तो टाटा ग्रुप है ही। दिस टॉपिक, टॉपिक नंबर 4, जीडीपी एंड जीवीए डाइवर्जेंस। ये मतलब कोई न्यूज नहीं है, बट फिर भी ये मैं टॉपिक ले रहा हूं
ताकि जो हम लोग इकोनॉमी की क्लास में पढ़ते हैं, फाउंडेशन क्लासेस में, उस आइडिया का हम लोग एप्लीकेशन होते हुए देखें एक बार। तो दिस विल हेल्प इन कंसोलिडेटिंग द कॉन्सेप्ट्स दैट वी डेवलप इन आवर फाउंडेशन क्लासेस। फाउंडेशन क्लास में हम लोग जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, कैसे ये कैलकुलेट होता है, एंड जीवीए के बारे में भी देखते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो देखते हैं एक बार क्या करंट डेवलपमेंट है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। So GDP is basically a way of measuring the size of the economy, goods and services produced in an economy in any year within the territory of the country without taking depreciation, right? That is GDP. जीडीपी के अलावा एक और मेथड होता है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, which is also a way to measure size of the economy. And if we talk in gross manner, यानी कि overall manner in general, then GVA and GDP both are considered to be indicator of size of the economy या national income. ओवरऑल दोनों मोटे मोटे एक ही हैं ब्रॉडली, बट अगर डिटेल में देखा जाए तो दोनों में थोड़ा अंतर है, दे आर स्लाइटली डिफरेंट। जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्सेस अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट माइनस सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये कैसे आता है जरा समझिए, याद कीजिए क्लास में जो हमने पढ़ा है। यू सी, जीडीपी या ओवरऑल नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं मेनली: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड आउटपुट मेथड। बेसिकली हमारे देश के अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, उस प्रोडक्शन को, जितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ, उस गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन को हम मल्टीप्लाई कर दे उनके प्राइस से, तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो तरीका कहा जाएगा जीडीपी कैलकुलेट करने का आउटपुट मेथड। लोगों के साल भर में जितने भी खर्चे हुए उनको अगर जोड़ दिया जाए तो उसको कहा जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, और लोगों की जो इनकम हुई है उसको जोड़ दिया जाए तो उसको कहा जाएगा इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। मतलब इस बात को मैं एक बार फिर याद दिला देता हूं। मान लीजिए कि पूरे देश भर में, पूरे साल भर में सिर्फ और सिर्फ 10 एप्पल प्रोड्यूस हुए हैं, साल 2021-22 में सिर्फ 10 एप्पल प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो अगर हमें जीडीपी निकालना है आउटपुट मेथड से, जिसको हम लोग प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, तो 10 एप्पल ले लिया और उनका दाम से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट वुड बी द जीडीपी वाया आउटपुट मेथड। एक तरीका हो सकता है एक्सपेंडिचर मेथड, कि एप्पल को जिन लोगों ने खाया तो उसके लिए उनको खर्च करना होगा, जो पैसा उन्होंने उस पर खर्च किया वो हो गया ओवरऑल एक्सपेंडिचर इन 10 ऑन दीज 10 एप्पल्स, एंड दैट वे इफ वी कैलकुलेट जीडीपी, तो दैट वुड बी एक्सपेंडिचर मेथड। और जिसको, जिन्होंने इस एप्पल को प्रोड्यूस किया, उन्होंने भी तो इस एप्पल को बेचा है, तो उनका अगर इनकम जोड़ दिया जाए तो दैट वे ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इज इनकम मेथड। यू सी, किसी भी सामान का दो तरीके का दाम होता है। एक होता है मार्केट प्राइस, जिस पे वो सामान बाजार में बिकता है, और दूसरा होता है फैक्टर कॉस्ट, विच इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो सपोज कि ये एप्पल, एक एप्पल का मार्केट प्राइस है 12 रुपए, फैक्टर कॉस्ट है 10 रुपए, और उस पर टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है एक एप्पल के ऊपर 2 रुपए, और सब्सिडी हमने नेग्लेक्ट कर दिया। यू नो द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, राइट। तो हमने सब्सिडी नेग्लेक्ट कर दिया, मार्केट प्राइस 12 रुपए, फैक्टर कॉस्ट 10 रुपए, इनडायरेक्ट टैक्सेस 2 रुपए, ठीक है। मान लीजिए जीएसटी, मान लीजिए जो, मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस 2 रुपए। तो आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन मेथड से अगर जीडीपी निकालना है तो आप क्या करेंगे, 10 एप्पल मल्टीप्लाइड विथ इस मार्केट प्राइस, जीडीपी इज 120 रुपीज एट मार्केट प्राइस। साल 2015 के बाद से यू नो कि जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए वी टेक मार्केट प्राइस ओनली। तो ये हो गया आउटपुट मेथड के थ्रू जीडीपी, फाइन। एक्सपेंडिचर मेथड के लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए कि देश के अंदर ये कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने मिल करके 10 एप्पल कंज्यूम किया है, तो इनका टोटल खर्चा क्या होगा। एक एप्पल 12 रुपए का बिक रहा है, तो 10 एप्पल पे इनका टोटल खर्चा होगा 120 रुपए, राइट। तो आप इन सारे लोगों का एक्सपेंडिचर जोड़ दीजिए तो भी वो बेसिकली वही आएगा जो प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी आ रहा था, 120 रुपए। वन एप्पल
ऑफ 12 रुपीज, टोटल 10 एप्पल खरीदा गया, तो उस पर खर्च कितना हुआ, 120 रुपये। लेकिन मान लीजिए कि इन एप्पल को प्रोड्यूस करने वाले लोग थे ये, दिस इज द पर्सन हु प्रोड्यूस दिस एप्पल। इस इंसान को एक एप्पल पे इनकम कितना होगा, 10 रुपए का, क्योंकि मार्केट प्राइस भले 12 है, बट उसमें से 2 रुपया तो सरकार टैक्स के तौर पे ले लेगी। तो इस इंसान को इनकम कितना हुआ, 10 रुपए का। तो इनकम मेथड से अगर देखा जाए नेशनल इनकम, तो ओवरऑल इनकम, तो दैट वुड बी 100 रुपीज। 10 एप्पल मल्टीप्लाइड विथ 10 रुपीज पर एप्पल। तो basically, income method is that method of calculating national income where you add the income of each and every member in the country in 1 year. बट इनकम मेथड में अगर आप सारे लोगों का इनकम जोड़ देते हैं, तो जो नेशनल इनकम आएगा दैट कुड बी कंसिडर्ड एज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी at factor cost was calculated till 2015. After 2015, NSO has moved from GDP at factor cost to GDP at market price. That is why income method will not give you the GDP. Income method gives you GVA, gross value addition, which is slightly different from GDP. Why GVA, which comes from income method, is different from GDP, which comes from expenditure method? Why there is difference? Because income happens at factor cost and expenditure happens at market price. ठीक है, जिन्होंने क्लास में पढ़ा है उनको याद आ रही होंगी बातें। तो इनकम मेथड, अगर देश के अंदर सारे लोगों का इनकम जोड़ दिया जाए, तो बेसिकली दैट गिव्स जीवीए। उसमें जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में अगर आप टैक्सेस जोड़ दें और सब्सिडी घटा दें, तो दैट गिव्स जीडीपी, विच इज बेसिकली जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो करंट केस में भी क्या होगा, जीडीपी इज बेसिकली 120 रुपीज, जीवीए इज 100 रुपीज प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस 20 रुपीज। एक एप्पल पे 2 रुपया इनडायरेक्ट टैक्स, तो टोटल 10 एप्पल पे 20 रुपया। वी हैव अज्यूम्ड सब्सिडी एज 0। So this is the three ways of calculating national income: output method, expenditure method, income method. But income method basically gives national income, which is known as GVA. Expenditure method gives us GDP. GVA can also be roughly called as GDP at factor cost. But GDP current times में होता है GDP at market price. Fine. आई जस्ट होप कि जिनका भी इकोनॉमी हो चुका है क्लास में, उनको ये बातें समझ आ रही होंगी। तो जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस ओवरऑल टैक्सेस अर्न माइनस सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इसी करंट न्यूज क्या है कि एनएसओ ने, जो जीडीपी कैलकुलेट करने वाली एजेंसी है, उसने थर्ड क्वार्टर ऑफ द फिजिकल ईयर 23-24 का जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा दिया है। उन्होंने बताया कि जीडीपी ग्रोथ रेट was 8.4%, which is of course much higher than our expectations because we in general aim 8% growth rate. वहीं जीवीए growth rate has been 6.5% only. That means there has been a difference of about 190 basis point, या दूसरे भाषा में 1.9% का अंतर रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट में और जीवीए ग्रोथ रेट में। दिस डिफरेंस इज वेरी डाइवर्ज या वाइड। इसका मतलब ये है कि तीसरे क्वार्टर में, इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है, तीसरे क्वार्टर में जीवी और जीडीपी में बड़ा अंतर रहा है। इसका मतलब ये है कि टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट हुए हैं तीसरे क्वार्टर में और सब्सिडीज कम दिए गए हैं, राइट। तभी जाकर के ये लगभग 6.5% के रेट से बढ़ा है, लेकिन ये 8.4% के रेट से बढ़ा है। तो दोनों में अंतर है, दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज स्टिल हाइयर। फाइन। ये पिछले 3 सालों का जीवीए और जीडीपी का डेटा दिया है। इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किसी किसी क्वार्टर में जीवीए और जीडीपी का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में, ठीक है। हर बार जीवीए और जीडीपी जो है वो ऐसे पॉजिटिव नहीं रहता है, दोनों का डिफरेंस समटाइम्स इट गोज इनटू नेगेटिव ऑल्सो। मैं ये सब इसलिए ध्यान दिला रहा हूं क्योंकि आजकल यूपीएससी ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछने लगा है, ठीक है, प्रीलिम्स में। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जीवी और जीडीपी का जो डिफरेंस है, देखिए अगर आपको समझ आ जाएगा
कि इन जनरल तो दोनों का ग्रोथ का जो डिफरेंस, जीवी और जीडीपी का जो डिफरेंस रहता है, इन जनरल तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन कभी कभार जीवीए becomes higher than GDP. In general, GDP is higher than GVA. You see, GDP का growth rate is higher than GVA in general. But sometimes GVA का growth rate also gets higher than GDP. Next topic is about juice jacking. This topic is important from prelims exam point of view. You see, छोटा सा टॉपिक है, पीटी में क्या पता सीधा सीधा आ जाए। जूस जैकिंग एक तरीके का साइबर अटैक, जहाँ पे हम लोग कोई पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पॉइंट में अपने फ़ोन को लगाते हैं चार्ज करने के लिए, बट वो यूएसबी चार्जिंग पॉइंट जानबूझ करके उसमें कुछ मलिशियस चीज़ें होती हैं जो हमारे डिवाइस को करप्ट कर सकता है और वहाँ से डेटा चुरा सकता है। सच काइंड ऑफ साइबर अटैक conducted through public USB charging point is known as juice jacking. It was in news recently because RBI has issued a cautionary message to the mobile phone users against juice jacking. कल जब मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें करेक्टली मैच तो ये तीसरा स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा तो गलत है। अगलेगा इज इन मॉरिशस एंड अजम्पशन सेचेल्स, करेक्ट आंसर इज 3। एंड ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे, तीनों स्टेटमेंट्स इनफैक्ट सही हैं विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।